शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। देर रात बदमाशों ने यहां पर उत्पात मचाया है। दो दोस्तों को घेरकर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। युवक के हाथ में यहां पर गोली लगी है और वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और आरोपियों ने चाकू से भी हमला किया। 4 बदमाशों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। आपसी रंजिश के चलते इस हमले को अंजाम दिया गया। ऐशबाग थाने में आरोपियों पर मामला दर्ज है और आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, जहां पर आरोपियों ने न सिर्फ चाकूबाजी की है बल्कि फायरिंग भी की है। दो दोस्तों को घेरकर बदमाशों ने मारपीट की, फायरिंग की है। युवक के हाथ में गोली लग गई और फिर उसके बाद चाकू से भी हमला किया है आरोपियों ने। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। साक्षी त्रिपाठी हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुकी है। साक्षी, क्या अपडेट, कब तक आरोपियों तक पहुंचेगी पुलिस? जी बिल्कुल, देखिए लगभग 11 बजे देर रात का ये मामला है। जिस व्यक्ति के हाथ में चाकू लगा है वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। तभी उस रास्ते में ही कुछ बदमाश खड़े थे। उनका पहले से किसी के साथ झगड़ा हो रहा था और उन्होंने समझ लिया कि ये युवक भी उन्हीं के साथ है, जिसके चलते उन्होंने वो कुछ समझ पाता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके पहले उन लोगों ने उस युवक के हाथ पर गोली मार दी और साथ उस पर हमला भी किया। उसके हाथ पर गोली लगी और साथ ही साथ उसके सर और हाथ पैर में भी चोट आई है। मौके से इसके बाद हमला करने के बाद मौके से चारों आरोपी जो है वो फरार हो गए हैं। उन चारों आरोपियों के खिलाफ ऐशबाग थाने में जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। लेकिन इस घटना से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो बदमाश है उनके हौसले बुलंद है, क्योंकि उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ कौन क्या है, बस उन्होंने हार्श फायर किया, फायरिंग कर दी और व्यक्ति के साथ मारपीट भी की। और उसके बाद से ही ये जो चारों आरोपी हैं वो फिलहाल अभी फरार चल रहे हैं और लगातार पुलिस इन चारों आरोपी की जो है वो छानबीन कर रही है, जांच कर रही है, इन्हें ढूंढ रही है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए साक्षी। चलिए अब रुक करते हैं गुना का। खेत पर बने खुले बोरवेल में 10 साल का बच्चा गिरा हुआ है। 40 फीट गहराई में सुमित मीणा फंसा हुआ है। रेस्क्यू टीम ने 45 फीट गड्ढा तो खोद लिया है और अब एनडीआरएफ की टीम हाथ से टनल खोद रही है। पतंग उड़ाने के दौरान यह हादसा हुआ। बोरवेल में गिर गया मासूम। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। कलेक्टर और एसपी मौके पर मौजूद है। राघोगढ़ के पिपलिया गांव की घटना है। तो एक बार फिर से एक बोरवेल में मासूम जिंदगी फंस गई है। खेत पर बने खुले बोरवेल में 10 साल का बच्चा गिर गया, जबकि हम जानते हैं कि खुले में बोरवेल छोड़ना भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। सख्त गाइडलाइन बनी हुई है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए खेत में किस तरह से बोरवेल खुला छोड़ दिया जाता है और आए दिन इससे हादसे हो रहे हैं। सुमित मीणा जो कि 10 साल का मासूम बच्चा है, वो इस बोरवेल में फंसा हुआ है। वो पतंग उड़ा रहा था, उसी दौरान सीधे बोरवेल में गिर गया। अभी 40 फीट की ऊंचाई में वो फंसा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम ने 45 फीट गड्ढा तो खोद दिया है और अब यहां पर एक पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द सुमित को बचा लिया जाए और सुमित सुरक्षित और स्वस्थ इस बोरवेल से बाहर आए। लगातार दुआओं का दौर भी जारी है। 10 साल का मासूम सुमित अभी भी बोरवेल में फंसा हुआ है। जानकारी नहीं वो कब चले गए वहाँ से, पता नहीं। थोड़ा तो वहाँ जाकर देखे वो हमारी छोरी ने एक ना तो वहाँ जाकर पतंग मिल गई। तो मैं संकेत चले वो मिल की हो ना हो कहीं बाप निकल गया हो। मैंने बेटी जाकर नहीं देखी तो बम्बई पतंग उड़ा रहा था। पतंग तार में उलझ गई, टूट गई पतंग। जब वो नहा से भाग के गया उन्हें ध्यान रखे नहीं, होलकार वो हॉल में जा पड़ा। पतंग मली मई पतंग पड़ी सी। वो कई पिताजी ने मोबाइल से वो देखे जब दिखाए हुए। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो का। गुना से संवाददाता नीरज योगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या अपडेट और कितना वक्त, क्या कह रही है रेस्क्यू टीम, कितने देर में सुमित को बचा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और कहीं ना कहीं सुमित के करीब तक प्रशासन की टीम अब यहाँ पर मौके पर पहुंच गई है और उसे जल्द ही निकालने की पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। यहाँ पर जो है एम्बुलेंस और एक स्ट्रेचर यहाँ पर रखा है ताकि उसे तुरंत यहाँ पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये वो गड्ढा
गड्ढा है यहाँ पर, जहाँ पर बोरवेल के चारों तरफ ये गड्ढा खोदा गया था, वहीं दूसरी तरफ जो है एम्बुलेंस लगा दी गई है और जल्द ही तैयारी कंप्लीट कर ली गई है। कुल मिलाकर जो सुमित है उसे देखने के लिए हर कोई उसकी झलक देखना चाहता है और वो जानना चाहता है कि उसकी स्थिति अब कैसी है। लगातार 14 घंटे बीत जाने के बाद भी लोग यहाँ से हटे नहीं है, टस से मस नहीं हुए हैं। सर्दी का मौसम है, इसके बावजूद लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और उनका यही कहना है कि आखिर सुमित कैसा है। कई लोगों की ना सिर्फ दुआएं हैं बल्कि प्रशासन की टीम 14 घंटे से लगातार युद्ध स्तर पर यहाँ पर कैमरा मशक्कत कर अंदर रही है। डाल करके उससे बात करने की कोशिश की गई, वो अभी कुछ वहां पर कम्युनिकेट कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, क्या ये कोशिश की गई है रेस्क्यू टीम की तरफ से कम कम ये पता चल पाए कि अंदर वो कैसा है? जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से इस तरह की पूरी एक तैयारी की गई थी और बीच में कैमरा भी डाला गया था, लेकिन फिलहाल जो है अभी पूरा इनपुट नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि हम लोग अपनी पूरी तैयारी करके और जो रेस्क्यू है उसे अंजाम दे रहे हैं और इसके बाद जैसे ही अगला जो उसका स्वास्थ्य बुलेटिन जो प्रशासन की तरफ से जारी किया जाएगा वो आम जनता और हर व्यक्ति को बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल उनका कहना यही है कि पहली प्राथमिकता यही है कि सुमित को सही तरीके से बचा लिया जाए, उसे सही तरीके से निकाल लिया जाए, ये पहली प्राथमिकता है। उसे लेकर वो पूरी तरह से लगे हुए हैं और जैसे ही वो बाहर आ जाएगा इसके बाद वो अपनी तरफ से पूरी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर सुमित को निकालने के लिए न सिर्फ पूरी टीम लगी हुई है बल्कि यहाँ पर एक बड़ा जनसमूह यहाँ पर खड़ा हुआ है और वो इंतजार कर रहा है कि उसकी एक झलक पाने के लिए। नीरज, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब यहां से सुखद खबर आएगी। लगातार दुआओं का दौर भी जारी है और ना सिर्फ गुना वासी बल्कि पूरे मध्य प्रदेश वासी यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सुमित को स्वस्थ तरीके से, सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया जाए। आपसे अपडेट लेते रहेंगे, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, 24 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। 25 देशों के प्रतिनिधि और 20,000 उद्योग प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। जर्मनी, साउथ कोरिया, यूके, जापान के प्रतिनिधियों के साथ साझेदारी पर चर्चा होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम ने बैठक की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समय रहते हुए तमाम तैयारियां पूरी हो जाएं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शनिवार को उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के मंदिर पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री महाकाल की भस्म आरती में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की और परिवार, देश, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। महाकाल के दर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने तय कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। विदिशा के नटेरन थाने में रेप के आरोपी पूर्व बीजेपी जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है। दरअसल 5 दिसंबर को भाजपा नेता पर उनकी भतीजी ने ही रेप के आरोप लगाए थे, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। पुलिस को सरगर्मी से तलाश थी, लेकिन पुलिस के हाथ लगने से पहले खुद थाने पहुंच गए और सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने से पहले उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें वो खुद को बेकसूर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिलता तो उनकी अस्थियों को नाले में बहा दिया जाए। साथ ही कह रहे हैं कि बीजेपी जिला अध्यक्ष बनने का सपना था, लेकिन साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है ताकि उनका भविष्य बर्बाद हो जाए। वहीं पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने आरोपी की 10 तारीख तक के लिए जुडिशियल कस्टडी दी है। मुझे भी उम्मीद थी कि मैं आने वाले कुछ समय में भाजपा का जिलाध्यक्ष बन सकता हूं। मुझे ये भी उम्मीद थी कि हो सकता है कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी मेरे कार्यों को देखते हुए संसद विधानसभा का प्रत्याशी बनाए भाजपा की ओर से, लेकिन ये हालात अब मेरे साथ ऐसे नहीं रहे क्योंकि षड्यंत्र पूर्वक मुझे धारा 376 के मामले में फंसाया गया है। आरोपी थे योगेंद्र सिंह सोलंकी, वो थाने उपस्थित आए, उनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जहाँ से उनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। उसमें विवेचना में अपराध है, जो विधिवत कार्रवाई करेंगे।
इधर सागर में पर्चा निकालने वाले बाबा पर एक महिला ने डरा धमकाकर 1 साल तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पूरा मामला सागर के बांद्री थाना क्षेत्र का है, जहां बाबा नाथेश्वर धाम सरकार उर्फ ओमकार मिश्रा पर महिला ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला के मुताबिक सामान्य जान पहचान के बाद बाबा ने महिला और उसके पति को पर्चा बनवाने के लिए अपने आश्रम में बुलाया। जब महिला वहां पहुंची तो बाबा ने पीड़िता के घर की परेशानियों को दूर करने के लिए तांत्रिक विधि का उपाय बताया, जिसके बाद पीड़ित दंपति राजी हो गए और इसी के चलते एक रात बाबा ने महिला के पति को दूर भेज दिया और महिला को कमरे में ले जाकर किसी चीज से धुआं किया, जिससे वो बेहोश हो गई। होश आने पर उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं थे। बाबा ने तांत्रिक क्रिया का डर दिखाकर उसे शांत करा दिया। कुछ दिनों बाद बाबा फिर पीड़िता के घर पहुंचे और फोटो वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया, उसके साथ फिर दुष्कर्म किया। 1 साल तक बाबा ने महिला का शारीरिक शोषण कर उससे पैसे भी ऐंठे। परेशान होकर महिला ने पुलिस अधीक्षक के सामने शिकायत की है। वहीं बाबा का कहना है कि महिला लंबे समय से उससे पैसों की मांग कर रही थी और पैसे नहीं देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही थी, जिसके संबंध में पहले ही उन्होंने एसपी को आवेदन दिया था। उसमें कुछ डाल दिया तो पूरे में धुआं धुआं हो गया, हम बेहोश हो गए और फिर उसके बाद में इनने हमारे साथ जो भी कुछ किया हो, जब हम होश में आए तो हमने देखा कि मतलब हम सही हालत में नहीं थे। पैसे तो इनने लिए जब उनको ज़रूरत पड़ती थी, तो ऐसा भी कि पैसे डाल दो। फिर हमारी बहनों ने भी पैसे डाले हैं इनको। उसके बाद दरबार के बाद इनकी एक वार्तालाप होने लगी कि हमने आपका प्रचार किया। आप सुनिए पहले विस्तार से। हमने आपका प्रचार करवाया, तो जो भी आज के बाद आप पैसा कमाएंगे वो आधा हमें देंगे। या एक भी कोई वीडियो फोटो नहीं। इस संबंध में कल धारा 64 BNSS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें विवेचना की जा रही है। महिला की मेडिकल वगैरह पसंद करा दिया है, इसमें विवेचना की जा रही है। इधर खरगोन में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़िता हिंदू युवती की आरोपी मोहसिन से पहचान हुई थी और उसकी दोस्त ने ये दोस्ती कराई थी और दोस्ती के समय आरोपी ने अपना नाम प्रदीप सोलंकी बताया। दोस्ती प्यार में बदली तो आरोपी ने रेप किया और अश्लील वीडियो बना लिए। लेकिन कुछ समय बाद पीड़ित हिंदू युवती को आरोपी के मोहसिन होने का पता चला, जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी से दूरी बना ली। अब पीड़िता का आरोप है कि वो आरोपी से रिश्ता नहीं रखना चाहती, लेकिन अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी शादी का दबाव बना रहा है, जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। परेशान पीड़िता ने पूरी बात परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली थाने पर शिकायत करने पहुंची और कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। शादी के लिए इनकार करा तो फिर वीडियो वायरल करने की धमकी दिया और वीडियो भी ऐसे बनाए हैं कि जैसे कि खुद की मर्जी से बनाए, ऐसे बनाया, मतलब चुपके से भी बनाया और खुद की राजी मर्जी से भी बनाया। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैंने तेरे को डरा धमका के बनाया है। आज इस बेटी को लेके आए हैं और प्रशासन को आखिरी अल्टीमेटम देने आए कि अगर इसके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम सारी बेकरियों के खिलाफ खरगोन में प्रदर्शन करेंगे और जहाँ भी लव जिहाद का ये काम चल रहा है उनके खिलाफ हम कड़े कदम उठाएंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। उन्होंने एक शिकायत आवेदन दिया है और उस शिकायत आवेदन प्राप्त किया गया थाने पर, उसके द्वारा जो लगाए गए आरोपों की जांच कर उसके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अब आपको मध्य प्रदेश का वेदर अपडेट बता दें। अचानक मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। 26 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। चंबल और बुंदेलखंड में ओलावृष्टि के बाद फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश से उपार्जन केंद्रों में जो धान रखा हुआ था वो भीग गया है। फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। तो चंबल और बुंदेलखंड में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। ज्यादातर मध्य प्रदेश के जिले कल बारिश की चपेट में रहे और न सिर्फ बारिश बल्कि ओलावृष्टि भी हुई है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। साक्षी त्रिपाठी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। साक्षी, क्या है वेदर अपडेट मध्य प्रदेश का? और सबसे बड़ी बात कि बिन मौसम बरसात के कारण किसानों को खासा नुकसान हुआ है, तो ऐसे में मुआवजा या फिर मुआयना निरीक्षण की कुछ निर्देश क्या जारी किए गए हैं विभाग की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, पिछले 2-3 दिनों से मध्य प्रदेश के मौसम के जो मिजाज है उसने पूरे प्रदेश भर के मौसम की फिजा ही बदल कर रख दी है। और सिर्फ यहाँ पर बारिश ही नहीं हो रही है, साथ ही साथ ओलावृष्टि भी हो रही है, कोहरा भी है। यानी कि कह सकते हैं एक तरीके से मौसम ने ट्रिपल अटैक जो है मध्य प्रदेश में कर दिया है। कई जिलों में पिछले 48 घंटों से बारिश हो रही है, कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। अगर हम बात करें बारिश की तो मंदसौर में लगभग 63 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अगर हम बात करें नर्मदापुरम की तो वहाँ पर 53 मिलीमीटर
बारिश दर्ज हुई है। उज्जैन और सीहोर का भी यही हाल है। चंबल में भी ओलावृष्टि देखी गई है। वहीं साथ ही साथ जो पूर्वी मध्य प्रदेश है वहां पर लगभग 30 मिलीमीटर तक जो बारिश है वो दर्ज हुई है। तो इस बारिश और ओलावृष्टि के चलते जो धान उपार्जन केंद्र है वहां पर जो धान बाहर पड़ी हुई थी वो भीग गई है। काफी ज्यादा बड़ा नुकसान हो गया है। जबलपुर से भी ऐसी खबरें आ रही है, वहां भी काफी ज्यादा जो है धान का वो नुकसान हुआ है। तो ये बेमौसम बरसात, बेमौसम बर्फबारी, बेमौसम जो कोहरा है वो किसानों के लिए बड़ा दुखदाई साबित हो रहा है। ये जो ओलावृष्टि है वो काफी नुकसान लेकर आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज भी राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावनाएं हैं। लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं जो चलने की संभावना है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि 31 दिसंबर के बाद यानी कि नए साल के साथ एक बार ठंड जो है वो फिर से एंट्री लेगी, क्योंकि हालांकि अभी बादल छाए हुए हैं, ओलावृष्टि हो रही है, तो तापमान में जो है अभी न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़त देखी गई है। राजधानी भोपाल में ही तापमान की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। और अगर पूरे प्रदेश में बात करें तो सबसे कम तापमान जो है वो 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो 31 दिसंबर के बाद जो है ये तापमान फिर से नीचे जाएगा। लगभग 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ये तापमान नीचे जा सकता है। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है पिछले 2-3 दिनों से वो आज और कल और बरकरार रहेगी। कई इलाकों में ओलावृष्टि के साथ साथ बारिश की संभावना है और उसके बाद फिर कोहरे का जो कहर है वो देखने को मिलेगा, जिसके चलते किसानों को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और साथ ही साथ सरकार ने भी इसके लिए कहा है कि वो ध्यान देंगे, वो अभी निरीक्षण करेंगे कि कहाँ कितना प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके की बारिश दर्ज की गई है, अलग अलग लेवल पर ओलावृष्टि हुई है। तो उस हिसाब से जो सरकार है वो निरीक्षण करने के बाद तय करेगी कि कहाँ बिल्कुल कितना साक्षी, रिलीफ सबसे कार्य ज्यादा किया नुकसान जाएगा। यहाँ पर किसानों को ही हो रहा है। उनकी फसल उनको नुकसान पहुंचा है और ना सिर्फ फसलों को बल्कि धान जो उपार्जन केंद्रों में रखे वो भी भीग रहे हैं। तो ऐसे में चौतरफा किसान घिरे हुए हैं। देखने वाली बात होगी कब तक इन्हें मुआवजे का ऐलान किया जाता है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। इधर श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से 7 दिन पहले निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचा चीता कूनो में वापस नहीं पहुंचा है। एक दिन पहले उसकी लोकेशन कलमी गांव के आसपास थी। रात में हाईवे के आसपास चीते को घूमते हुए देखा गया है। वहीं चीते पर वन विभाग की ट्रैकिंग टीम भी नजर बनाए हुए है। उम्मीद है कि जल्द ही चीता कूनो के रिजर्व जोन में पहुंच जाएगा। प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने भी वन विभाग की टीम, एसपी, कलेक्टर के साथ मीटिंग की। मंत्री राकेश शुक्ला का कहना है कि चीता सुरक्षित है। उसमें विस्तृत चर्चा भी हुई है और मैंने आपको अभी बताया भी कि लगातार वन विभाग फॉरेस्ट की टीम उनकी मॉनिटरिंग करने का काम कर रही है। वो कहाँ पर जाते हैं उनके बहुत कम दूरी पर उन टीम एक रहती है जो उनको लगातार निगरानी करती रहती है। अभी अपने लिए सुखद बात यह है कि उन पर निगरानी भी है और वो भी सुरक्षित है और जनहानि भी नहीं हो रही। लगातार ये केवल प्रशासनिक अमले के और जो हमने निर्देश भी दिए हैं